हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडू जर्नी। आज हम आपके बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ कंप्लीट करने वाले हैं जो भी आपके इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो ऐसी ही वीडियोस आगे और भी आपको मिलती रहेंगी। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और वीडियो को लाइक करके जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बायोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय, यानी कि हमारा जो बायोलॉजी का टर्म है, बायोलॉजी टर्म है, वो किसने दिया था? तो वो दिया था लेमार्क एंड ट्रिविरानस ने। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड द फादर ऑफ जूलॉजी। तो ये आपने अपने क्लास 12th में ज़रूर से पढ़ा होगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी जो है हम अरिस्टोटल को बोलते हैं। द स्टडी ऑफ फंजाई इज़ नोन एज, यानी कि फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो फंजाई की स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। माइको टर्म हम स्पेशली फंजाई के लिए यूज़ करते हैं, और जहाँ पर एंड में लॉजी लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पर हम किसी स्टडी की बात कर रहे होते हैं। Who discovered the microscope and first described living cells such as bacteria, protozoa and sperm cells? तो लिविंग सेल सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने किया था। पर अगर आपसे पूछते कि डेड सेल किसने डिस्क्राइब किया था या किसने दिया था, तो वो थे हमारे रॉबर्ट हुक। पर यहाँ पे लिविंग सेल पूछा गया है, इसलिए आंसर होगा एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। Penicillin, the world's first antibiotic, was discovered by Alexander Fleming from which organism? तो देखो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं कि वर्ल्ड की पहली एंटीबायोटिक का नाम क्या था? पेनिसिलिन। किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। कौन से ऑर्गेनिज्म से किया था? तो वो था फंगस। उस फंगस का नाम भी आपको पता होना चाहिए, पेनिसिलियम नोटाटम। डेड कॉर्क सेल्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। देखिए जैसा भी मैंने बताया, इन विच बुक डिड ही पब्लिश हिज फाइंडिंग्स। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को कौन सी बुक में पब्लिश किया था? तो उनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। हु प्रपोज द सेल थ्योरी स्टेटिंग दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो सेल थ्योरी किन दो साइंटिस्ट ने दी थी? स्क्लेडन एंड स्वान ने दी थी। The phrase omnicellular acellular all cell arise from pre-existing cells was added to cell theory by, यानी कि ये जो लाइन है omnicellular acellular, ये किसने दी थी? तो ये दी थी रुडोल्फ विर्को ने, जिसका मतलब उन्होंने ये बताया था कि जो सारे सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आ रहे हैं, यानी कि जो सेल पहले से ही हैं वही डिवाइड करके आगे नए सेल्स बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी, यानी सेल थ्योरी के लिए एक्सेप्शन कौन है? वायरस है। क्यों है? क्योंकि बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, इन सभी पर जो भी सेल थ्योरी की बातें हैं वो इन पर वैलिड हैं, पर वायरसेस में नहीं है। क्यों? क्योंकि वायरसेस को हम ए सेलुलर कंसिडर करते हैं। विच ऑर्गेनिल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिल होता है जो दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है? तो वो होता है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनिल है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाया जाता है। क्योंकि हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में हम पहला जो देख रहे हैं वो है साइज़। इसका साइज़ स्मॉल होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर, और इसका साइज़ लार्ज होता है यूकैरियोटिक का 10 to 100 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। देखो यहाँ पर यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं, पर यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ये सारी चीज़ें। डीएनए, इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है जो कि नेकेड डीएनए होता है। इसमें मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम, हिस्टोन प्रोटीन जो कि एक बेसिक प्रोटीन है, उसके साथ डीएनए पाया जाता है। राइबोसोम की बात करें, प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाता है। सेल डिवीजन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक बाइनरी फ्यूजन करता है, और यूकैरियोटिक सेल्स हमारे माइटोसिस और मियोसिस, रिडक्शन एंड इक्वेशनल डिवीजन जो होते हैं वो करते हैं। एग्जाम्पल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स के जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक में प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्ट, ये सारे आते हैं। तो इन सबसे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने इसको रिवाइज करा दिया है। बैक्टीरियल सेल्स वॉल्स आर प्राइमरी कंपोज ऑफ, यानी कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल्स होती हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो उसमें प्रेजेंट होता है पेप्टिडोग्लाइकन, जिसको म्यूरिन भी बोलते हैं। सेलुलोज की बात करें तो ये प्लांट सेल में पाया जाता है। काइटिन की बात करें तो ये फंजाई के सेल वॉल में पाया जाता है। लिग्निन की बात करें तो ये सेकेंडरी सेल वॉल्स और मिडिल लामेला होता है, उसमें पाया जाता है। पर बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूरिन। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज्ड इन 1972 बाय, तो जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल था हमारा वो किसने प्रपोज किया था, किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन जी ने दिया था।
प्लांट सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज वेयर इज फंगल सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ। देखो ये आंसर मैंने पहले ही आपको बता दिया, तो अभी आपको ये क्वेश्चन देखते ही आपके आंसर माइंड में आ जाना चाहिए। प्लांट सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और जो फंगल सेल वॉल होती है वो हमारी काइटिन की बनी होती हैं। विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, आप सभी को आता होगा, आई एम वेरी श्योर। तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। Which organelle is called the suicide bag of the cell due to its hydrolytic enzymes? Suicidal bag of the cells किसको बोलते हैं? लाइजोसोम को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी सेल का वेस्ट होता है, जो लाइजोसोम होते हैं उनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और वो उन सेल के वेस्ट को, जो ख़राब चीज़ें हैं उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसीलिए हम उनको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स। Which cell organelle plays a major role in lipid steroid synthesis and detoxification of drugs? तो देखो लिपिड और स्टेरॉइड का जो सिंथेसिस है वो मेनली हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है और साथ ही ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, यानी कि उनकी जो टॉक्सिसिटी है उसको भी हटाता है। प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल टेक्स प्लेस एट विच ऑर्गेनेल। तो आपको पता होना चाहिए, वैसे तो इजी क्वेश्चन है कि कौन से सेल ऑर्गेनेल पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो राइबोसोम पे होती है। विच ऑर्गेनेल कंटेन देयर ओन डीएनए एंड 70s राइबोसोम्स। तो कौन से ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास खुद का डीएनए और साथ साथ 70s राइबोसोम होता है, तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ये दो ऐसे हमारे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास खुद का डीएनए साथ ही साथ 70s राइबोसोम होता है। प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग ऑरेंज एंड येलो कलर्स टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर कॉल्ड। तो जो ऑरेंज और येलो कलर्स देते हैं उसके लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? Plastids responsible for giving orange and yellow colors to fruits and flowers are called क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट हमारे वो पिगमेंट होते हैं जो ऑरेंज और येलो कलर्स देते हैं फ्रूट्स और फ्लावर्स को। क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन कलर देता है और ल्यूकोप्लास्ट हमारा कलरलेस होता है और अमाइलोप्लास्ट जो होता है वो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर ही आता है। एक बार इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्लोरोप्लास्ट हमको नाम से ही पता है कि भाई ग्रीन पिगमेंट होता है तो ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा, फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीज़ें। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो इसके पास क्लोरोफिल के अलावा जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट के पास होते हैं। जैसे येलो ऑरेंज रेड कलर अगर प्रोवाइड करना है तो वो क्रोमोप्लास्ट करेगा। तो ये किसको कलर प्रोवाइड कर सकता है? फ्लावर को, फ्रूट्स को और कुछ प्लांट पार्ट्स को भी। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो इसके पास पिगमेंट्स नहीं होते हैं, ये कलरलेस होता है, यानी कि ये बिल्कुल भी कलर किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकता। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन अ प्लांट सेल इन 1831? न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, कंफ्यूज मत होइएगा। द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वॉज प्रपोज बाई वॉटसन एंड क्रिक इन 1953। सही है। यूजिंग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी डेटा फ्रॉम। देखो वॉटसन और क्रिक ने जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का प्रपोज किया था उसमें उन्होंने जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी डाटा का यूज़ किया था वो उनका खुद का नहीं था, वो था रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस का, जो अपने ही एक्सरे डाटा को एक्सपेरिमेंटली नहीं प्रूव कर पाए थे। तो आगे चलकर उस डेटा को यूज़ करके वॉटसन और क्रिक ने एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव किया और फिर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया डीएनए का। इन आरएनए विच नाइट्रोजनस बेस रिप्लेसेस थायमिन। देखो जो थायमिन होता है वो हमारा डीएनए में प्रेजेंट होता है और आरएनए में थायमिन की जगह क्या प्रेजेंट होता है? यूरेसिल प्रेजेंट होता है। क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर्स ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस वन। तो मियोसिस वन के किस फेज में क्रॉसिंग ओवर या कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है? तो वो स्टेज है हमारी पैकेटिंग। इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन डू क्रोमोसोम्स अलाइन अलॉन्ग द इक्वेटोरियल प्लेट। कौन से स्टेज पे ऐसा होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे वो इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं? तो वो होता है हमारा मेटाफेज में। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट स्पर्म एंड एग। कौन सा ऐसा डिवीजन होता है जो हैप्लॉइड गैमीट्स बनाता है, यानी कि एन कंडीशन बनाता है? तो वो होता है हमारा मियोसिस, क्योंकि माइटोसिस हमारा इक्वेशनल डिवीजन होता है, उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते, चेंज नहीं होते। मियोसिस हमारा रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो हैप्लॉइड गैमीट्स कौन बनाएगा? मियोसिस। द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड। तो टिश्यूज़ की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फॉसिल्स। तो फॉसिल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? ये आपकी इवोल्यूशन के चैप्टर में आपको मिलेगा, पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। पैलेंटो का मतलब होता है यहाँ पे फॉसिल्स और लॉजी का मतलब मैं आपको पहले बताया कि कहीं भी लगी तो वो किसी भी चीज़ की स्टडी की बात हो रही है।
पेडोलॉजी इज साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ। अब पेडोलॉजी की बात की जा रही है तो पेडोलॉजी जो है हमारी सॉइल की स्टडी की बात की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नोन लिविंग सेल विदाउट अ सेल। कौन सा भी इनमें से सबसे छोटा लिविंग सेल है तो वो होता है हमारा माइकोप्लाज्मा, जिसको हम पीपीएलओ भी बोलते हैं। पीपीएलओ का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और माइक्रोप्लाज्मा का अगर साइज़ आपसे पूछना तो वो 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर होता है। अब यहाँ पर लार्जेस्ट सिंगल सेल पूछ रहे हैं बायोलॉजिकल वर्ल्ड में तो वो ऑस्ट्रिच एग होता है। अभी वहाँ पर लार्जेस्ट पूछा जो कि है ऑस्ट्रिच एग। यहाँ पर पूछ रहे हैं लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी तो वो हमारी नर्व सेल होती है जिसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फ्लूइड मटेरियल बाय द सेल मेम्ब्रेन सेल ड्रिंकिंग इज नोन एज, यानी कि जो जैसे अमीबा है जो स्यूडोपोडिया के थ्रू फूड को इनगल्फ करता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल व्हेन प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि सेल के अंदर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा और बाहर का प्रेशर कम होगा तो क्या होगा कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ वाटर भागेगा, तो यानी कि सेल के अंदर से सारा पानी निकल के बाहर भागेगा तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो इसी को बोल रहे हैं कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। प्लांट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल प्राइमरी थ्रू विच फिजिकल प्रोसेस, तो कौन सी ऐसी प्राइमरी फिजिकल प्रोसेस है हमारी जिससे जो प्लांट रूट्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, ऑस्मोसिस। Which cell organelle is responsible for packaging and secretional routing of protein lipids known as the post office of the cell, तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो प्रोटीन लिपिड्स की पैकेजिंग करता है और फिर उसको उसके डेस्टिनेशन तक भी पहुंचाता है और उसे हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, तो वो है हमारा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी हमारे बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। गोल्जी बॉडी को हम डिक्टियोसोम्स इन प्लांट्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा। पर ऑक्सीसोम्स आर इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, तो कौन से बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व होते हैं, फोटो रेस्पिरेशन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेकडाउन। क्यों, क्योंकि पेरोक्सीसोम के पास कैटेलेज नाम के एक एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेकडाउन तो करेंगे ही करेंगे, नाम से ही पता चल रहा है कैटेलेज, साथ ही साथ वो फोटो रेस्पिरेशन में भी बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं। What is the inner membrane foldings of the mitochondria called which increase surface area for ATP synthesis, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की हमारी इनर फोल्डिंग्स होती हैं उसको हम बोलते हैं क्रिस्टी और इनका काम क्या होता है, ATP सिंथेसिस के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। द pH इनसाइड अ लाइजोसोम इज मेंटेन अराउंड, लाइजोसोम के बारे में अभी हमने एक क्वेश्चन देखा, अब उसका pH पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो जो pH होता है वो एसिडिक होता है 4.5 से 5। Which organelle helps in the formation of spindle fibers during cell division in animal cells, कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो वो है सेंट्रोसोम, ये कह सकते हैं कि सेंट्रियोल। जो हमारा सेंट्रोसोम होता है उसमें दो सेंट्रियोल होते हैं, ऐसे जैसे दो सेंट्रियोल होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं। विच नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इज फाउंड अटैच टू RER एज वेल एज फ्लोटिंग फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, तो ऐसा कौन सा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो अटैच होता है और साथ ही साथ वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी फ्लोट करता है, तो वो होता है हमारा राइबोसोम। न्यूक्लियोलस द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस वॉज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि न्यूक्लियोलस की बात की जा रही है जहाँ पे हमारा राइबोसोमल RNA सिंथेसिस होता है, उसको किसने डिस्कवर किया था, तो उसको डिस्कवर किया था फोंटाना ने। यहाँ पर न्यूक्लियोलस की बात हो रही है, न्यूक्लियस की नहीं, तो रॉबर्ट ब्राउन कोई भी टिक नहीं करेगा। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ DNA एंड बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। हिस्टोन्स हमारे बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं, दो ही अमाइनो एसिड में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, एक तो होता है लाइसिन और दूसरा आप कमेंट करके बताओ। नॉर्मल ह्यूमन सोमैटिक सेल्स कंटेन हाउ मेनी टोटल क्रोमोसोम, यानी कि यहाँ पर ऑटोसोम प्लस में सेक्स क्रोमोसोम दोनों पूछा जा रहा है, तो ये तो हो जाएगा 23 पेयर्स, यानी कि 46 टोटल हमारे पाए जाते हैं। पर अगर आपको ऑटोसोम्स अलग से पूछ रहे तो वो होते हैं हमारे 22 पेयर, और अगर सेक्स क्रोमोसोम अलग से पूछ रहे तो वो होते हैं हमारे 1 पेयर, जो टोटल मिलाकर 23 पेयर हो जाता है। The segment of DNA that codes for a specific functional polypeptide protein is called a, तो DNA का वो सेगमेंट जो स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन के लिए कोड करता है उसको हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन, या फिर उसको हम जीन भी बोल सकते हैं। इन विच सब फेज ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस द साइनेप्सिस
पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अकर, यानी कि कौन से प्रोफेज 1 के सब फेज में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, तो वो होती है जाइगोटीन में। द एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यूरिंग डिप्लोटीन फेज ऑफ मियोसिस 1 आर कॉल्ड। तो जो डिप्लोटीन के दौरान एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं कियास्मेटा। और अगर आपसे ये भी पूछ सकता है यहाँ पर कि जो कियास्मेटा है वो कौन से फेज के दौरान बनता है, तो वो होता है डिप्लोटीन। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग विच स्पेसिफिक फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो डीएनए रेप्लिकेशन कौन से स्पेसिफिक फेज के अंदर होता है सेल साइकिल के? एस फेज, यानी जो सिंथेसिस फेज होता है उसके अंदर होता है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। द इनएक्टिव स्टेज वेयर सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल एंड स्टॉप डिवाइडिंग इज कॉल्ड। यानी कि वो कौन सी स्टेज होती है, उस स्टेज को क्या बोलते हैं जहाँ पे जो हमारे सेल्स होते हैं वो सेल साइकिल को एग्जिट कर जाते हैं और डिवाइड करना भी बंद कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जी नॉट फेज, या फिर बोल सकते हैं उसको क्विसेंट स्टेज। अनकंट्रोल्ड माइटोटिक सेल डिवीजन लीड्स टू। तो अनकंट्रोल्ड माइटोटिक सेल डिवीजन की वजह से हमारा कैंसर होता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है, या आप अपने क्लास 12 के ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में आपने पढ़ा होगा जो कैंसर होता है वो हमारा मेटास्टेटिस की वजह से होता है, यानी कि जो सेल्स हमारे कॉन्टीन्यूअस डिवाइड करते रहते हैं उसकी वजह से ही कैंसर होता है। सो गाइज, ये थी आपकी टॉप 50 PYQs। ऐसे ही वीडियो और भी आते रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट कर देना, और भी किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।